बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों की इस रिस्ट जॉइंट के ऊपर इस जगह ऑन द डोरसम ऑफ रिस्ट, जिसको हम गुट्टी भी कहते हैं अपनी ज़बान के अंदर, यहाँ पे आप लोगों ने एक स्वेलिंग और सोजस सी हुई देखी होगी। इसको कहा जाता है गैंग्लियन या रिस्ट गैंग्लियन भी कहा जाता है। इसको गैंग्लियन क्यों कहा जाता है कि हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, जब वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं तो उनकी जो बॉडीज़ हैं वो एक जगह पे इकट्ठी होकर गुच्छा नुमा स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसको गैंग्लियन कहते हैं। इसकी शेप भी उस गैंग्लियन के साथ मिलती है, जिस वजह से इसको गैंग्लियन का नाम दिया गया है। इसके लिए दूसरे अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं वो साइनोवियल सिस्ट, बाइबल सिस्ट, या इसको बाबल बम्प भी कहा जाता है। बम्प का मतलब होता है स्वेलिंग। अब ये गैंग्लियन होता क्या है? बेसिकली गैंग्लियन एक सिस्ट है। सिस्ट ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ हो, और ये अक्सर जॉइंट के इर्द गिर्द या जॉइंट के अंदर से ओरिजिनेट करती है, या आपके जॉइंट के इर्द गिर्द जो टेंडन गुजर रहे होते हैं, उन टेंडन की जो शीट होती है उसके किसी हिस्सा से वीकनेस होने की वजह से वहाँ से ये ओरिजिनेट करते हैं। और इस सिस्ट के अंदर ज़्यादातर साइनोवियल फ्लूइड यानी जेली नुमा स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद होती है। दोस्तों, ये सिस्ट जो है ये फीमेल के अंदर ज़्यादा कॉमन है, और आपके हाथ के अंदर जितनी भी स्वेलिंग है, और भी स्वेलिंग हो सकती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, उनमें से 50 to 70% जो होती है वो ये गैंग्लियनिक सिस्ट होती है। अब इसका साइज़ कितना हो सकता है? मैक्सिमम जो इसका साइज़ है वो 5 सेंटीमीटर तक होता है, और इसकी जो रेंज है वो 2 से 3 या 2 से 5 सेंटीमीटर के दरमियान होती है। दोस्तों, ये ओरिजिनेट कहाँ से करती है, कहाँ से ये बनती है? बेसिकली ये जो जॉइंट्स होते हैं रिस्ट के, उन रिस्ट जॉइंट के अंदर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन्स होती है, जो या बार जॉइंट कैप्सूल होता है, उसके अंदर से एक आउटपोरिंग होती है। जिस तरह हर्निया बनता है, इसी तरह अंदर प्रेशर या मुख्तलिफ डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से ये साइनोवियल मेम्ब्रेन अपने जॉइंट से बाहर की तरफ पाउच आती है, बाहर निकल आती है, या फिर जो टेंडन्स मौजूद होते हैं जॉइंट के गिर्द, उन टेंडन की साइनोवियल शीट की वीकनेस या डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से ये बनती है। अब ये किन जगहों के ऊपर ज़्यादा कॉमन होती है? 80% ऑफ द केसेस ये ऑन द डोरसम ऑफ रिस्ट, यानी आपके रिस्ट का जो बाहर वाला हिस्सा है इसके ऊपर मौजूद होती है, और 11% ऑफ द केसेस ये आपके फुट यानी पाँव के ऊपर और आपके एंकल जॉइंट के गिर्द मौजूद होती है। दोस्तों, इसके काजेस की तरफ चलते हैं कि क्या वजूहात हैं, किस वजह से बनता है। 100% इसका काज जो है वो अननोन है, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो इसको प्रेसिपिटेट करते हैं या इसको एग्रीवेट कर सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो जिम्नास्टिक है। जो लोग जिम्नास्टिक का काम करते हैं उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होती हैं, और इन मूवमेंट्स की वजह से सम टाइम ये कहा जाता है कि ये आपकी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये पाउच करके बाहर आ जाती है। और ऐसे लोग जो हाथ से, फॉर एग्ज़ाम्पल ख़वातीन सिलाई का काम करती हैं, मशीन को चलाती हैं, और जिनकी रिस्ट के ऊपर रिपीटेड मूवमेंट्स है, इस रिपीटेड मूवमेंट्स की वजह से भी कहा जाता है कि इनके बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम चलते हैं इसके साइन और सिम्टम की तरफ, यानी कौन कौन सी तकालीफ जो है वो पेशेंट महसूस करता है। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द केसेज ये एसिम्प्टोमेटिक रहती है, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती, ये पूरी ज़िंदगी पड़ी रहे तो इससे कुछ भी नहीं होता।
लेकिन कुछ पेशेंट्स को और स्पेशली फीमेल को इससे कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं कि हमारी रिस्क के ऊपर एक बम्प सा मौजूद है, ये बुरा लगता है और एक स्वेलिंग की कंप्लेंट करते हैं। और कुछ पेशेंट्स के अंदर रिपीटेड मूवमेंट्स करने की वजह से वहाँ पे उनको स्लाइटली पेन भी हो सकता है। अब दोस्तों इसको डायग्नोज किस तरह किया जाता है? ज़्यादातर इसकी डायग्नोसिस क्लिनिकली होती है। ये रिस्ट के अंदर अगर मौजूद है, इसका साइज़ और जॉइंट के साथ एसोसिएटेड है, इस वजह से ज़्यादातर क्लिनिकली इसको डायग्नोज किया जाता है। लेकिन अगर आपको डायग्नोसिस के अंदर कोई शकूको शुबहात हों या डाउट में हों तो इसके लिए अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे रिस्ट और इसी तरह सीटी स्कैन या एमआरआई, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो और आपको अपनी डायग्नोसिस 100% कंफर्म करनी हो तो ये कंफर्मेटरी मोडालिटीज़ हैं। अब दोस्तों चलते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। दोस्तों ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि इन 33% ऑफ द केसेस 6 सालों के अंदर ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती है और इन 50% ऑफ द केसेस अगर आप 10 ईयर्स तक वेट करते हैं तो ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती है। अब इसकी दूसरी जो ट्रीटमेंट्स हैं, एक इसके अंदर एस्पायरेशन की जाती है, बड़े साइज़ का कैनुला लिया जाता है और इसको पंक्चर करके इसके अंदर से जेली नुमा जो स्ट्रक्चर है उसको निकाल दिया जाता है और साथ इसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसके अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन इस प्रोसीजर के साथ भी जो रिकरेंस रेट है वो 50% है, यानी आधे लोगों के अंदर इसकी दोबारा रिकरेंस हो जाती है। अब चलते हैं सर्जिकल एक्सीजन की तरह, यानी सर्जरी से इसको रिमूव किया जाए। जो सर्जिकल एक्सीजन की जाती है इसके अंदर ये अगर डोर्सल साइड पे है तो फिर तो इसकी रिकरेंस कम है, लेकिन अगर ये वोलर साइड यानी अंदर वाली साइड पे है तो उस सूरत में इसकी जो रिकरेंस है वो ज़्यादा है। अब रिकरेंस होती क्यों है? क्योंकि इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत स्मॉल स्पेस होती है और इसका पेडिकल जो है वो बिल्कुल जॉइंट के अंदर गया होता है। इस वजह से पेडिकल को कंप्लीटली आसानी के साथ रिमूव नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इसके अंदर रिकरेंस भी ज़्यादा होती है। अब दोस्तों चलते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ कि इसके साथ क्या क्या पेचीदगियाँ इम्प्लिकेटेड हैं। जिस तरह कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर है उसके अंदर कट लगाया जाता है और उस कट के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अब अगर आप जॉइंट तक जाके इसकी पेडिकल रिमूव करते हैं तो इससे आपकी जॉइंट की स्टिफनेस, आपका जॉइंट जो है उसकी मोबिलिटी कम हो सकती है और इसी तरह इस जगह के ऊपर स्कार फॉर्मेशन यानी आपका जो कटने के बाद निशान बनता है वो भी बन सकता है। दोस्तों जहाँ तक तल्लक है इसकी प्रोग्नोसिस का, प्रोग्नोसिस मीन यानी आउटकम कैसा है, तो रिकरेंस जो है वो एस्पायरेशन के साथ बहुत ज़्यादा है और अगर आप सर्जिकल एक्सीजन भी करते हैं, इसको निकालते भी हैं, एक एक्सपर्ट बंदा भी निकालता है, तो इस सूरत में भी 12 से लेकर 41% तक इसकी रिकरेंस है आफ्टर सर्जरी। तो दोस्तों इससे नतीजा क्या निकला? दोस्तों मेरा ओपिनियन इसके बारे में ये है कि अगर 50% तक ये खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाती है आफ्टर 6 to 10 ईयर्स तो हमें वेट करना चाहिए। अगर पेन ना हो, साथ कोई एसोसिएटेड कोई कंप्लेंट्स ना हो, क्योंकि इवन अगर हम सर्जरी भी करते हैं तो सर्जरी के अंदर भी इसका 12 से लेकर 41% तक रिकरेंस रेट है, तो लिहाजा पेशेंट्स को सर्जरी से भी बचाना चाहिए। रिकरेंस रेट भी इसके साथ ज़्यादा है और एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।